हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे नाग पंचमी की कहानी। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है कि एक नगर में एक सेठ रहते थे। उन सेठ की 7 बहुएं थीं। सातों बहुएं बहुत ही अच्छी थीं। सातों बहुएं मिलकर घर का काम किया करती थीं। उन सभी में सेठ की जो सबसे छोटी बहू थी वो बहुत ही संस्कारी थी। एक दिन यूं ही काम करते हुए घर की बड़ी बहू ने अपनी देवरानी से कहा कि घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी ले आ, जंगल जाकर मिट्टी लानी होगी जिठाने के लिए। ऐसा कहते ही सभी उसके साथ घर लीपने के लिए मिट्टी लाने के लिए निकल गई। सभी ने एक एक डाली और खुरपी से मिट्टी निकाल ही रही थी। तभी सबसे बड़ी वाली बहू को एक नाग नजर आया। उस नाग को मारने के लिए जैसे ही बड़ी वाली बहू ने खुरपी उठाई, वैसे ही सबसे छोटी बहू ने कहा, जेठानी जी इसे मत मारिए, इसकी कोई गलती नहीं है। यह तो जंगल है, जंगल ही तो इनका घर है। अपनी देवरानी की बात मानकर उसने नाग को छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया। तभी छोटी बहू ने नाग से कहा कि आप एक जगह पर अलग से बैठ जाइए, हम जब तक मिट्टी खोदते हैं फिर आपके पास आएंगे। इतना कहकर सभी मिट्टी निकालने लगी और कुछ देर बाद घर चली गई। सभी के दिमाग से नाग वाली बात निकल गई। अगले दिन छोटी बहू को अचानक से याद आया कि उसने नाग को इंतज़ार करने के लिए कहा था। छोटी बहू तुरंत अपनी सभी जेठानियों को साथ लेकर नाग के पास चली गई। वहाँ देखा तो वह नाग वहीं बैठकर उनका इंतज़ार कर रहा था। नाग को देखते ही छोटी बहू ने प्यार से कहा, भैया कल हम लोग आपके पास आना भूल गए थे, उस बात के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। जवाब में नाग बोला, तुमने मुझे भाई कहा है इसीलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो मैं अब तक तुम्हें डस चुका होता। आज के बाद से तुम हमेशा के लिए मेरी बहन रहोगी। अब तुम अपने भाई से कोई वरदान मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इतना सब सुनने के बाद छोटी बहू ने नाग से बोला, मेरा कोई सगा भाई नहीं है, इसीलिए मैंने आपको भाई कहा है। अब आप हमेशा मेरी रक्षा करना, यह आपका फ़र्ज़ है। बस यही वरदान आप मुझे दीजिए। नाग ने हर कदम पर साथ देने का वादा किया और अपने रास्ते को निकल गया। सेठ की सारी बहू भी अपने घर लौट गई। कुछ समय बाद नाग इंसान का रूप बनाकर अपनी बहन से मिलने के लिए सेठ के घर गया। उसने सेठ से कहा कि मेरी छोटी बहन को बुला दो, वह आपके घर की छोटी बहू है। पहले तो उसने मना कर दिया, फिर मन में विचार आया कि बहू का कोई भाई ही नहीं था, फिर ये कहाँ से आ गया। फिर भी उन्होंने अपनी छोटी बहू को बाहर बुलाया। नाग ने फिर साथ में बहन को अपने घर लेकर जाने की बात की। सेठ ने इसकी भी आज्ञा दे दी। तभी नाग ने अपनी बहन से पूछा, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई हो ना? जवाब में बहन ने बोला, नहीं भैया, मैं आपको बिल्कुल नहीं भूली हूँ। फिर नाग ने कहा, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने आया हूँ, तुम मेरी पूँछ पकड़कर मेरे पीछे पीछे चलती रहना। उसकी बहन ने वैसा ही किया। कुछ ही देर बाद वह एक बड़े से मकान में जा पहुँची। वहाँ हर तरफ सोना ही सोना और अन्य कीमती सामान थे। वहाँ नाग की बहन आराम से कुछ दिनों के लिए रहने लगी। नाग की माँ भी उससे बहुत प्यार करती। एक दिन नाग की माँ ने छोटी बहू को अपने भाई के लिए दूध लेकर जाने के लिए कहा। छोटी बहू ने दूध को गर्म किया और भाई को पीने के लिए दे दिया। तब गर्म दूध पीते ही नाग का मुंह जलने लगा। यह देखकर नाग की माँ को बहुत गुस्सा आया। नाग ने किसी तरह से अपनी माँ के गुस्से को शांत किया और बताया कि उसकी बहन को इस बात का पता ना था कि मैं गर्म दूध नहीं पी सकता हूँ। अब नाग के परिवार के साथ कुछ समय बिताने के बाद सेठ की छोटी बहू अपने घर को जाने लगी। नाग ने अपनी बहन को
खूब सारी दौलत और आभूषण देकर विदा किया। बहू के साथ घर में इतना सारा धन आते देख सेठ और सेठानी हैरान रह गए कि न जाने यह इतना सारा धन कहाँ से लेकर आती है। एक दिन नाग की बहन को घर की बड़ी बहू ने कहा कि तुम अपने भाई से और सोना चांदी लेकर आओ, उसके पास तो खूब सारा पैसा है, तुम्हें मना नहीं करेगा। छोटी बहू ने अपने भाई नाग को यह बात बताई। इसके बारे में जब नाग को अपनी बहन का घर तरह तरह से आभूषणों से भर दिया, तभी सभी जेवरातों में एक हार बहुत ही बेशकीमती था। उस हार को जो भी देखता वही उस पर मोहित हो जाता। धीरे धीरे हीरो के हार की खबर राज्य की रानी तक पहुंची। उसने छोटी बहू से हार लेकर खुद अपने पास रख लिया। दुखी होकर सेठ की छोटी बहू ने अपने भाई को इसके बारे में बताया। गुस्से में उसने नाग भाई के रानी के गले में हीरे का हार को नाग बना दिया। इससे डरकर रानी ने एकदम हार को अपने गले से उतारा और सेठ की छोटी बहू को महल में बुलाया। उसने महल पहुंचते ही रानी ने छोटी बहू को बताया कि कैसे हार उसके गले में नाग बन जाता है। इससे उसकी वजह पूछने लगी। तब सेठ की छोटी बहू ने बताया कि नाग भाई ने यह हार सिर्फ मुझे पहनने के लिए दिया है, इसे कोई दूसरा इंसान नहीं पहन सकता, तो वह तुरंत यदि कोई इसे पहनेगा तो वह तुरंत सांप बन जाएगा। इस बात को सही साबित करने के लिए रानी ने सेठ की छोटी बहू को सांप बन चुके हार को पहनने के लिए कहा। छोटी बहू ने जैसे ही नाग से बने हार को गले में डाला तो वह दोबारा हीरो में बदल गया। महारानी यह सब खुद अपनी आंखों से देख चुकी थी। अब उसे सेठ की छोटी बहू की बात पर यकीन हो गया था। उसने हार छोटी बहू को दे दी कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ। इतना कहकर बाद में रानी ने सेठ की छोटी बहू को कुछ सोने की मुद्रिकाएं देकर महल से विदा कर दिया। अब सेठ की छोटी बहू घर में सोने के सिक्के लेकर पहुंची। यह देखकर सेठ बहुत खुश हुआ और सेठ की बड़ी बहू को जलन होने लगी। उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे देवरानी परेशान हो जाए। उसने अपने देवर से पूछा, आखिर तुम्हारी पत्नी इतना आभूषण कहाँ से लाती है, इतना धन कहाँ से लाती है, तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। यूँ तो कोई किसी को इतना सारा धन दौलत जेवरात सोने के सिक्के नहीं देता, पता करो कि आखिर मामला क्या है। भाभी से अपनी पत्नी के बारे में इतना सुनने के बाद उसके मन में अपनी पत्नी के प्रति शक की भावना उत्पन्न हो गई। उसकी हर बात पर वह शक भरी निगाहों से देखने लगा। एक दिन इस बारे में उसने अपने पत्नी से बात की। खुद के लिए अपनी पत्नी से ऐसा सब सुनने के बाद वह दुखी हो गई। उसने यह सारी बात सीधे अपने भाई को बताई और भाई से मुलाकात की और अपने पति द्वारा कही गई सारी बातों को बता दी। अपनी दुखी बहन को देखकर नाग को बहुत गुस्सा आया। फिर क्या था, नाग सीधे अपनी बहन के पति से मिला और बोला कि अपनी बहन को जेवरात और दूसरे तोहफे मैंने दिए हैं, तुम्हें उस पर किसी भी तरह का शक करने की ज़रूरत नहीं है, वह बहुत ही अच्छी है और अगर आगे से कभी भी तुमने ऐसा कुछ गलत कहा और उस पर शक किया तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नाग यह सब सुनने के बाद सेठ के बेटे ने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करूंगा, आप मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिए, आपकी बहन को किसी भी प्रकार का अब कष्ट नहीं दूंगा और उससे माफ़ी भी मांगूंगा। उसके बाद दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगे। इसी तरह सेठ की छोटी बहू हर तरह की मुसीबत से अपने भाई को याद करती और अपनी परेशानी को दूर कर देती। इसी तरह नाग पंचमी का त्यौहार शुरू हुआ और सभी महिलाओं ने नाग देवता को दूध पिलाया। तो यह नाग पंचमी की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।